Hi, welcome back to Aspirant Diary YouTube channel. Today we are going to start September month Vision Magazine 2025. तो हम इसमें सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है इसमें जो है पॉलिटी है ना। तो हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पॉलिटी से ना। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना। तो इसमें ईडीआर ने रिपोर्ट पब्लिश करी, उसने कुछ रिफॉर्म्स भी हमारे लिए दिए है ना। तो सबसे पहले आप देखो कि हमारे कितने मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, उनमें क्रिमिनलाइजेशन के केस चार्जेस है ना। तो आप देखोगे 47% जो है क्रिमिनलाइजेशन के केस उनमें चार्जेस है ना। तो 47% है जिनमें क्रिमिनल चार्जेस है ना। और उनमें से 27% ऐसे हैं जिनमें हीनस क्राइम है ना, जो हाई ऑफेंडर्स है ना। तो क्रिमिनलाइजेशन आप समझ रहे हो क्या होता है। क्रिमिनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर फाइल हो रखी है ना, ये कन्विक्टेड है नहीं है उससे मतलब ये ना। तो ये है, तो एडिया ने इसके लिए एक कुछ रिफॉर्म्स हमारे लिए दिए हैं और इसने ही रिपोर्ट पब्लिश करी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इतना क्रिमिनलाइजेशन क्यों आ रहा है ना। तो सबसे पहला रीजन है कि जो पॉलिटिकल और क्रिमिनल का नेक्सस है ना, कि पॉलिटिशियन किसका यूज करता है। पॉलिटिशियन यूज करता है क्रिमिनल्स का है ना, जाकि वो पॉलिटिकल में आ जा सके है ना। तो एक पॉलिटिकल पर्सन होता है वो यूज करता है क्रिमिनल का, कि पॉलिटिक्स में वो एंट्री कर सके है ना। और उसका फंड यूज करता है किसका, पॉलिटिकल पार्टी फंड यूज करती है क्रिमिनल का जनरली है ना। और ये क्रिमिनल जो होता है इसके पास काफी पावर्स होती है ना, जिस रीजन में ये होता है आप सबको पता ही होगा ना। तो ये इसका यूज करते हैं और इन दोनों के बीच में नेक्सस बना होता है ना, कि कभी पॉलिटिशियन हेल्प लेगा क्रिमिनल की है ना, फिर क्रिमिनल क्रिमिनल का हेल्प किया पॉलिटिशियन है ना, फिर पॉलिटिशियन हेल्प करेगा क्रिमिनल की है ना। तो ये साइकिल चला हुआ, तो एक नेक्सस बना हुआ है इसकी वजह से। तो हमारे में पॉलिटाइजेशन में क्रिमिनल्स काफी ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा था, पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल पर्सन जो होता था वो क्रिमिनल का सहारा लेते थे ना। अभी क्या हो चुका है कि क्रिमिनल ही पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ना। कि अब ये सोचते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रहे हैं और हम एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड करके उसको एमपी एमएलए बना रहे हैं, तो क्यों ना क्रिमिनल सोच रहा है कि मैं ही पॉलिटिक्स में चला जाऊंगा ना। क्योंकि इनके पास फंड भी है और पावर भी है ना। तो इसके पास फंड भी है और इसके पास पावर भी है। तो इसकी वजह से ये नेक्सस काफी ज्यादा बिल्ड हो रहा है और क्रिमिनलाइजेशन काफी ज्यादा हो रहा है ना। तो इसी में एक कमेटी थी जिसने ये बताया था कि इनका नेक्सस बन रहा है ना। तो आप मेंस के लिए इसको मेंशन कर सकते हो, याद कर सकते हो ना इस कमेटी को। और ये मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है ना, इसमें प्री के लिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना। तो ये है ना। अभी क्या है कि अब देखो, जैसा पहला पॉइंट क्या था कि इसमें कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल और क्रिमिनल का नेक्सस बना हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनकी जो विनिंग परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कि एक अगर कोई क्रिमिनल है ना, तो अगर वो खड़ा होगा पॉलिटिक्स में तो वो अपने पास पावर और मनी का यूज़ करके वो जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे ना। तो जैसे अगर कोई क्रिमिनल पर्सन खड़ा होता है तो उसके जीतने के परसेंटेज होते हैं 15% है ना। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन है ना, तो वो अगर खड़ा होगा तो उसका 4.4% विनिंग परसेंटेज है ना। ये सेकंड, इसमें सेकंड एडीआर का डेटा है, जो क्या बोलते हैं 2024 का डेटा है ना, इसमें दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि क्रिमिनल 15% ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं और एक के 4% है ना। अगर 100 लोग खड़े हो रहे हैं क्रिमिनल तो उसमें से 15% जीत जाएंगे, और अगर 100 लोग नॉर्मल पीपल खड़े हैं तो उसमें से 4.5% जीतेंगे ना। अभी तीसरा पॉइंट क्या होगा कि ह्यूज का इलेक्शन में फंडिंग लगती है ना। कि कोई भी इलेक्शन लड़ता है आपको पता ही होगा, तो एमपी एमएलए जो होते हैं वो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। तो अभी एक क्रिमिनल के पास काफ़ी पैसा होता है क्योंकि इलीगल एक्टिविटी के साथ वो काफ़ी पैसे कमा लेता है। तो इसलिए ह्यूज इलेक्शन कैंपेन में जो पैसा लगता है उसकी वजह से पॉलिटिकल पर्सन क्या है कि वो क्रिमिनल की ओर क्राइम की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना। और वो ब्लैक जो मनी होता है उसका भी काफ़ी यूज़ होता है इसमें ना। अभी क्या है कि अब इसमें जैसे कि कन्विक्शन रेट आपको पता है वो काफ़ी कम है ना, हमारा जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। तो उसमें क्या है कि इस लोग जुडिशरी सिस्टम के कारण क्या है कि क्रिमिनल जो एम पी एम एल ए है ना, तो वो क्या है कि वो चार्ज हैं, उनके खिलाफ चार्जेस फाइल है लेकिन वो कन्विक्ट नहीं हो पा रहे हैं ना। तो इसकी वजह से एक और वो ये रीज़न है कि हमारे क्रिमिनल सिस्टम, सॉरी क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में क्रिमिनल पर्सन काफ़ी ज़्यादा है ना। अभी देखो कि क्या है कि ये एडीआर की एक रिपोर्ट है जो जो उसने 2024 में पब्लिश करी थी। तो हमारे जो एमपीज थे उसमें जो 2009 में एमपीज थे, 2009 में जितने एमपीज थे, और अब जो 2024-25 में एमपीज हैं, उसमें जो क्रिमिनल एमपीज एमएलए हैं एमपीज हैं, तो उसमें 55% का राइज हुआ है ना। तो ये 55% क्रिमिनल्स और ज़्यादा आ गए। हम पॉलिटिक्स में क्रिमिनल नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका अभी कन्विक्टेड नहीं हुआ, पर क्रिमिनल उनके खिलाफ चार्ज फाइल है ना। और एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो होती है ना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो उसका भी वो भी रीज़न है कि उसमें क्रिमिनलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना। अब इम्पैक्ट क्या है कि क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है ना, तो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ना। तो अब कोई क्रिमिनल अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है ना तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो है नहीं है ना।
तो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो रही है ना। तो अभी कोई जैसे नॉर्मल पीपल है ना, तो वो किसी एमपी एमएलए को जिताता है कि वो उसके फेवर में काम करेगा ना। जब ये कोई पॉलिटिक्स क्रिमिनल है ना, तो वो इनके फेवर में, कोई सिटीजन के फेवर में काम नहीं करेगा ना। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है एक एमपी एमएलए की ना, तो वो कम हो रही है। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड पीपल काफी कम हो रही है ना। तो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो रहा है ना। अब जब लॉ मेकर, आप खुद सोचो कि अगर एक कोई क्रिमिनल है, अगर आपने क्राइम करा है, आपको आपको लॉ बनाना है ना, तो वो क्रिमिनल का भी ऐसा लॉ बनाएगा जो क्राइम में वो खुद ही कन्विक्ट हो जाए ना। तो ऐसे जो हमारे जो लॉ मेकर अगर क्राइम करेंगे, तो वो कैसे ऐसे लॉ बना सकते हैं अच्छे से ना। तो मतलब वो वैसे लॉ नहीं बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे कि जिसमें काफी ज्यादा लूप्स होल और मैनिपुलेट किया जा सके, है ना। तो इसलिए क्या है कि लॉ मेकर जो होगा, वो अगर लॉ ब्रेकर हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं होगा ना। अभी क्या है कि अभी क्या है कि जो अनफेयर इलेक्शन प्रोसेस भी हो जाता है इसकी वजह से। मान लो कि कोई क्रिमिनल है, अब उसके पास ब्लैक का मनी भी है ना, तो वो क्या है, ब्लैक मनी यूज करके वो जीत जाएगा। और उसके बाद क्या है, ब्लैक मनी के साथ साथ पावर भी है, तो वो इसका यूज करेगा। तो अब एक कोई नॉर्मल पीपल है ना जो इलेक्शन लड़ रहा है, और एक क्रिमिनल है ना, तो नॉर्मल पीपल के चांसेस कम होंगे क्योंकि इसके पास ना मनी है ना इसके पास पावर है। लेकिन इसके पास मनी भी और पावर है, तो इसके साथ तो अनफेयर हुआ ना इलेक्शन। तो इसलिए अनफेयर इलेक्शन प्रोसेस भी हो जाता है। और इसमें क्या है कि इसके पास पावर है, तो इसके पास ये सारी पावर्स है ना, मतलब जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल कर ले सकता है इजीली थोड़ा थोड़ा, है ना। अब इंस्टीट्यूशनल करप्शन भी इसकी वजह से हो रहा है ना, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल क्रिमिनल पॉलिटिक्स में चला गया ना, तो वो तो क्राइम करना छोड़ेगा नहीं, है ना, वो उसका नेचर बन चुका है। तो अब वो हर चीज, हर क्रिमिनल अगर हर पॉलिटिशियन अगर क्रिमिनल होता जा रहा है, तो अगर जो इसके लोअर ऑफिसर में होंगे, तो वो भी क्राइम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम चीजें देख के सीखते हैं अपने सीनियर से ना। तो एक ये इसका बैकवर्ड पॉइंट हो जाएगा ना, इम्पैक्ट हो जाएगा। अभी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल प्रोविजन क्या है ना, कि क्रिमिनल्स को रिड्यूस करना है पॉलिटिक्स में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है, डिस्क्वालीफाइड सेक्शन अंडर 8, है ना। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन हीनस क्राइम में कन्विक्टेड है 2 साल के लिए ना, और मोर के लिए, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना, अगर वो कन्विक्टेड हो गया है ना कन्फर्म तरीके से ना। और सेक्शन 11 क्या बोलता है इसी का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो रिड्यूस कर सकता है उसके डिस्क्वालिफिकेशन को ना। तो और ये अब इलेक्शन कमीशन अगर अनबाइस्ड हुआ, तो वो उसके क्या बोलते हैं, रिड्यूस कर देगा उसका, कि जितने समय के लिए डिस्क्वालीफाई होना था। तो ये इसका लूप होल भी है, कि इसका कि लूप होल भी है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो इस डिस्क्वालिफिकेशन को रिड्यूस कर सकता है ना। तो कोई क्रिमिनल पॉलिटिशियन है, वो अपनी पावर का यूज करके ये रिड्यूस करवा सकता है इलेक्शन कमीशन से ना। तो रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिया गया है, जो अभी रिसेंट में न्यूज में रहा होगा, आप सबने सुना होगा कि 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है ना। तो उसमें क्या है कि अगर कोई कोई एमपी एमएलए सॉरी मिनिस्टर कोई है ना, 30 डेज के लिए कन्विक्ट होता है, तो वो अपनी पावर को लूज कर देगा। मतलब इन द सेंस कि क्या होगा कि जैसे वो मान लो कन्विक्ट हुआ है, कन्विक्ट इन द सेंस कन्विक्ट, उसमें चार्जेस अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है ना, चार्जेस कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो उसको ऐसा कि अरेस्ट हो गया वो सिंपली, है ना, तो उसको अपनी, अगर वो 30 दिन के लिए अरेस्ट हुआ है ना, तो उसको क्या होगा कि अपने मिनिस्ट्री से अपनी मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो उसके खिलाफ क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तो उसको खुद ही निकाल देगी, है ना। तो ये आपको ये मेंस के लिए याद करना है, और काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इस साल हुआ तो नेक्स्ट ईयर 2026 के मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अभी इसी के खिलाफ की कुछ जुडिशरी ने ना क्या दिए थे कि क्रिमिनल पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसके लिए कुछ जजमेंट दिए थे ना। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट है ना, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का एक प्रोविजन दिया, क्या ना, कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या है कि फॉर सिटिंग लेजिस्लेचर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर 2 or more ईयर फॉर द इम्प्रिजनमेंट, है ना। तो ये जो आपने यहाँ पे देखा था सेक्शन 8 के अंदर जो था ना, कि 2 साल के लिए अगर कोई जेल में गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो इधर से ही आया हुआ है ना, लिली थॉमस वाले से ना। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ 2019 में एक हुआ था ना, यूनियन ऑफ इंडिया में। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिश करे अपना सारा क्रिमिनल का डेटा ना, कि कितने उनके उनके कैंडिडेट क्रिमिनल्स हैं, और वो वेबसाइट में, सोशल मीडिया में और लोकल न्यूज़पेपर में ना। तो ये मैंडेटरी कर दिया है ना, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप इन दोनों को अगर कहा जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, तो याद रखिएगा ना। तो ये दोनों केस आप मेंशन करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। और साथ में याद रखिएगा कि 47% हमारे जो एमपीज हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल्स के चार्जेस हैं ना, क्राइम के चार्जेस हैं। तो ये याद रखिएगा। और बे फॉरवर्ड में क्या है कि आप सजेशन क्या दे सकते हो ना, कि अभी क्या है कि जो अभी क्या होता है कि जैसे बे फॉरवर्ड में आप क्या दे सकते हो कि इनहेंस कर दो पेनल्टीज को, है ना, फॉर फॉल्स एफिडेविट, है ना। कि जैसे क्या होता है जब इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन के समय ना फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन के समय फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें अपनी क्या बोलते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्क्लोज किया जाता है ना, एसेट्स को डिस्क्लोज किया जाता था। अगर उसका फॉल्स एफिडेविट समय किया,
तो उसमें पेनल्टीज लगेंगी। अगर उसने टाइम से अपना इलेक्शन के चार्जेस बताने पड़ते हैं कि आपने कितना खर्च किया ना, तो अगर वो गलत सबमिट करते हैं तो उसके खिलाफ भी आपको हाई पेनल्टीज होनी चाहिए ना, और मिनिमम 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए ना। तो और उसके लिए क्या, और एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, डेडिकेटेड इलेक्शन बेंच है ना। अभी क्या है कि अभी इतने सारे, आपको पता है 47% जो एमपीज हैं उनमें क्रिमिनल के केसेस है ना। अब हाई कोर्ट में क्या है कि हाई कोर्ट में पेंडेंसी केसेस ये काफ़ी ज़्यादा है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में 86,000 के आसपास केसेस है ना जो पेंडिंग है ना। 86,000 के आसपास केसेस जो पेंडिंग है। तो अभी क्या है कि, और तो उसकी वजह से क्या है कि इसके लिए कोई एक डेडिकेटेड बेंच हो जो ये इसके केसेस सॉल्व करेगी, जो एमपीज एमएलएस में क्रिमिनल के केसेस चार्जेस है तो उसके खिलाफ एक स्पेशल डेडिकेटेड बेंच हो जो उसमें फास्ट ट्रैक केस में सॉल्व कर देना। अभी रिव्यू करें सेक्शन 11 का ना, इसमें जो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया था कि सेक्शन 11 में क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो रिड्यूस कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को ना। तो ये लूप होल है, तो उसको खत्म करने की बात हुई है ना। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म होना चाहिए ना। पॉलिटिकल पार्टी शुड पास इट अंडर आरटीआई एक्ट। आप सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आरटीआई के अंदर नहीं आती है ना, आरटीआई के अंदर भी नहीं आती है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो टैक्स में भी नहीं आती है ना, टैक्स भी नहीं लगता है ना। तो आरटीआई के अंदर हो कि कितना आपके पास फंड आया और कहाँ गया, यूज हुआ है ना। तो एक ये भी सॉल्यूशन हो सकता है ना। अब दूसरा टॉपिक है वो जुडिशियली पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना। तो ये भी मेन से रिलेटेड, एकदम कंप्लीटली मेन से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें कुछ कुछ डेटा आप याद कर सकते हो प्री के लिए, पर जनरली मेन से के लिए है ना। तो मैं जो बता रहा था आपको, सुप्रीम कोर्ट में केसेस 86 हैं, 88,417 केसेस हैं ना। तो न्यूज़ में क्यों हो रहा है वो, ये आपको रीजन पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ऑल टाइम हाई हो गए हैं केसेस है ना। और जुडिशरी हमारे सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केसेस में इन्वॉल्व होती जा रही है, लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रही है ना। अभी क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑलमोस्ट कितने केसेस हैं, 4.6 करोड़ पेंडिंग केसेस। हाई कोर्ट में कितने, 63 लाख केसेस सॉरी है ना। तो ऑलमोस्ट मान के चलो, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है ना। ऑलमोस्ट मान के चलो ना। ये नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रेड ने दिया है ना, एनसीडीसी ने ये डेटा दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट इतने केसेस पेंडिंग है ना। अब रीजन क्या है कि, रीजन सबसे पहले है कि एनालिटिकेट जुडिशरी एंड पॉपुलेशन रेशो ना। हमारे इंडिया में क्या है कि 21 जज पर मिलियन पे है ना, मतलब 21 जज 10 लाख में है ना, 10 लाख में 21 जज है ना। और जो हमारी एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि, मतलब जो रिकमेंडेड है कि, जो हमारे 110 लो कमीशन रिकमेंड दी थी, एटलीस्ट 50 जज होने चाहिए 1 बिलियन में सॉरी है ना, मतलब 50 जज 10 लाख में होने चाहिए ना। तो ये हमारे जो 120 लो कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, तो हमारे पास क्या है, इन एडवोकेट जजेस है ना। ये सबसे सबसे बढ़िया क्या है कि अभी के लिए ना, अभी क्या है कि इतने सारे केसेस सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, एडीआर एक मैकेनिज्म होता है ना। जिसमें एडीआर काफ़ी टाइप के होते हैं, जब कभी न्यूज़ में आएगा तो उसका सारा मैं बताऊंगा आपको ना कि एडीआर कितने टाइप होते हैं। पर अभी समझ लो कि एडीआर एक वो है कि जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट समझ लो है ना। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज है ना, दो पार्टीज मान लो है ना, दो पार्टीज ए एंड बी है ना। तो ये म्यूचुअली अंडरस्टैंड करेंगी, एक जगह पे जाएंगी एक थर्ड पार्टी के पास, सी के पास, और ये केस सॉल्व करेगा, अनबायस्ड हो गया ना, अनबायस्ड होकर ये केस सॉल्व करेगा। तो इससे क्या हो, ये फास्ट रहेगा ना। मतलब इसमें क्या है कि ये दोनों की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, कि इन द सेंस कि इसमें ज़्यादा ऐसा है कि ये जो नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो नहीं करता, ये सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करेगा, और ए और बी दोनों ही हैप्पी हैप्पी रहेंगे ना। तो ये एडीआर सबसे बढ़िया मैकेनिज्म है अभी को ये केसेस सॉल्व करने के लिए। उसी का एक कॉन्सेप्ट है ग्राम न्यायालय है ना। अब इसमें क्या है, ग्राम न्यायालय क्या है कि, अब ग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि गांव, विलेज टू विलेज का है ना, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि ग्राम न्यायालय बनाएंगे। ये और फास्ट ट्रैक कोर्ट है कि, मतलब अगर छोटे मोटे केसेस हैं वो जो रूरल एरिया में खुद ही सॉल्व हो जाए। तो जब ये पर अगर कोई एडीआर जब न्यूज़ में होगा, आई थिंक नेक्स्ट मंथ में ही आ जाएगा न्यूज़ में ना, तो हम इसको काफ़ी डिटेल से समझेंगे ना। एडीआर इसके काफ़ी टाइप होते हैं, तो वो हम समझेंगे जब फर्दर लेक्चर्स में, जब कभी आएगा न्यूज़ में ना। अभी क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट होती है, एडजॉर्नमेंट होती है ना। तो अभी आपको पता है कि, आपने सुना होगा कि कई केसेस चल रहे हैं कि 1990 से भी चल रहे हैं ना, और दो आई थिंक केसेस है वो 1952 से भी चल रहे हैं ना, दो या चार ऐसे आई थिंक कुछ केसेस है ना। तो क्या है कि अभी तारीख पे तारीख करके, मतलब हमारी प्रेसिडेंट साहब ने शायद बोला था कि तारीख पे तारीख है ना, या ब्लैक कोट सिंड्रोम हो रखा है, सिंड्रोम। तो इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंट एडजॉइनमेंट होता है, मतलब कि आज हुआ है फिर अगली डेट ऐसे चल रहा है, तो उसकी वजह से केसेस सॉल्व नहीं हो रहे, पेंडेंसी और बढ़ती जा रही केसेस की है ना। और वेगस लॉ है ना, कि हर जगह लॉ में है क्या है कि काफ़ी है, मतलब फाइन से नॉर्मली फाइन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है ना।
और पुअर केस मैनेजमेंट है क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से इनएफिशिएंसी हमारे प्रोसीजरल में ना, तो ये हमें सॉल्व करना होगा ना। अभी क्या डिफिशियंसी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में ना, कि आपको भी पता है कि हमारे पास जो आई थिंक कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहाँ पे कोर्ट्स जो कोर्ट्स हाउस होते हैं ना, जहाँ पे प्रोसीजर प्रोसीजर होता है, तो वहाँ वो उसकी शॉर्टेज है ना। और उसके साथ साथ क्या है कि जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें जैसे वॉशरूम होना, कंप्यूटर होना कोर्ट में, ये सारी चीज़ें की शॉर्टेज है ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है। फाइनेंशियल कांस्टेंट भी है। अब इंडिया स्पेंड करता है 0.1% ऑफ जीडीपी इन द जुडिशियल प्रोसीजर है ना, और डिफेंस में 2% है ना। अब 0.1% जीडीपी का खर्च होता है किसमें, जुडिशियरी में है ना, तो इसकी वजह से इनएफिशिएंसी है फाइनेंशियल में भी है ना। और गवर्नमेंट एज अ लेजिस्लेटर भी नहीं सॉल्व कर पाया। गवर्नमेंट एजेंसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 50% केसेस है ना, मतलब जो ये केसेस आप देख रहे हो, ये और साथ में ये मिला के जो 5.5 करोड़ के समथिंग है ना ऑलमोस्ट, तो इसमें 50% केसेस तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल है ना, कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा ऐसे छोटे मोटे, तो उसमें एक गवर्नमेंट भी है, कि गवर्नमेंट के बहुत सारे केसेस है ना, तो गवर्नमेंट या तो फास्ट ट्रैक केसेस और या तो मल्टीपल केसेस में सॉल्व कर सकती है, जैसे लोक अदालत हो गया ना, तो इन सब में ये जल्दी जल्दी केस सॉल्व हो सकते हैं। और ये जो ऐसे केसेस है अपने थोड़ा लोगों को थोड़ा कम कर दिया ना, कि जैसे छोटे मोटे केसेस को ऐसे ही छोड़ दें ना, मतलब ऐसे जो और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि मान लो कोई फाइन है ना, तो फाइन को एडीआर के थ्रू सॉल्व कर लें या तो फिर लोक अदालत से सॉल्व कर लें, तो वो काफ़ी बढ़िया हो गया है ना। और लोक अदालत वन ऑफ द पार्ट है एडीआर का ना। अभी जुडिशरी में केस इतने ज़्यादा पेंडिंग है, तो उसकी इम्पैक्ट क्या हो रहा है ना। तो अभी आप मान लो आप किसी का भी केस पेंडिंग है ना, तो मान लो वो किसी क्राइम में उसको क्रिमिनल किसी ने उसके अगेंस्ट ऐसे फॉल्स एलिगेशन लगा दिया ना, तो वो जेल में मान लो ना, तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना, आर्टिकल जो 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना, तो उसकी डिग्निटी हैम्पर हो रही है ना। तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, जो कि ये राइट टू लाइफ उसने बोला खातून केस करके एक है ना, खातून केस है ना, स्टेट ऑफ बिहार का 1979 का, ये आप मेंस के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो ये उसने बोला था कि ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है, अगर किसी का ये क्या बोलते हैं कि अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस बड़े हैं, मतलब किसी को अगर ऐसे फॉल्स फॉल्स जेल हो रखी है, मतलब उसका अभी कुछ कुछ लोग 10 साल हो जाते हैं ना, मान लो अगर उसने कोई क्राइम किया, उसकी 5 साल जेल की सजा है ना, लेकिन उसको क्या है कि 10 साल अभी केस चलते हो गए, तो वो 10 साल से जेल में है ना, तो उसकी उसकी राइट टू लाइफ और लाइबर्टी तो हट हो रही है ना, तो ये इस केस ने बोला था ना। अभी सोशल इम्प्लीकेशन भी है ना, तो अभी क्या है कि सोशल इम्प्लीकेशन में क्या हो गया कि मान लो कोई जेल में ना, अभी कोई जो मान लो उसके घर में कोई एक ही था, वो अर्निंग करने वाला था ना, मगर वो जेल में है ना, तो उसमें क्या हो गया कि अब वो जेल चला गया, तो उसमें क्या है कि अब बाकी उसके जैसे अगर मान लो उसका चाइल्ड हुआ या उसकी वाइफ हुई, तो वो ये सब लोग क्या हो, ये वनरेबल कैटेगरी में आ गए ना, तो इनका मेंटेन कौन करेगा, तो सबसे बड़ा ये चैलेंजेस है ना। अभी डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन पुअर है ना, तो अभी पता है कि क्या है कि अगर मान लो आपके पास मनी है और आपके पास एजुकेटेड है ना, तो आप क्या बोलते हैं, आप बेल ले सकते हो है ना। अभी बेल में क्या है कि जो एजुकेटेड है और मनी वाले हैं ना, तो वो ले सकते हैं बेल, उनको पता है कैसे लेना है। लेकिन जो गरीब पुअर लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि कैसे लेना, तो उसमें 76% प्रिजनर जो है वो पुअर है ना, तो ये सोशल इम्पैक्ट दिखाता है। अभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो मैं बता रहा था आपको, चाइल्ड वाला है ना, तो वो चाइल्ड से पहले तो एक तो हो गया कि मान लो कोई जेल में है ना, तो उसका चाइल्ड है ना, तो एक तो सोशली क्या हो गया, ये सोशली वीक हो गया है ना, कि इसको सब ऐसे ताने मारते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। एक तो सोशली वीक हो गया, और साथ में इकोनॉमी की, अब इसकी एजुकेशन कौन करेगा, फर्दर एजुकेशन है ना, तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देता है ना। अभी जब अभी क्या है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट इम्प्लीकेशन में क्या है कि मान लो जो ऊपर था ना कि एडजॉर्नमेंट वाली, डे टू डे जो एडजॉर्नमेंट है ना, डे टू डे, मतलब तारीख पे तारीख, तो उसमें क्या है कि अगर कोई पार्टी इन्वॉल्व है, तो उसको लिटिगेशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है ना, वो बार बार जाएगा, उसकी वजह से उसके लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ गया है ना, मतलब उसको बार बार नया वकील करना पड़ा, नया क्या बार बार वकील करना पड़ रहा है, उसकी वजह से उसका लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ गया है ना। और ऐसे क्या हो रहा है, अब रीजन है ट्रस्ट हो रहा है डेमोक्रेसी में ना, या जुडिशरी में भी बोल सकते हो, कि क्या बोलते हैं, जुडिशरी में क्या है कि ट्रस्ट कम होता जा रहा है। और डेमोक्रेसी में भी है ना, जो नॉर्मल पीपल है वो डेमोक्रेसी के भरोसे हैं या तो जुडिशरी के भरोसे है ना। अभी क्या है कि जुडिशरी अपने टाइम टू टाइम केस सॉल्व नहीं कर पा रही है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, तो फिर इसकी वजह से जैसे नक्सलाइट एरिया हो रहा है ना, तो वो वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि जुडिशरी में ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, तो लोग जल्दी से सॉल्यूशन चाह रहे हैं, तो फिर वो कैसे खाप पंचायत की ओर जाते हैं, या तो फिर वो नक्सलाइट एरिया की ओर मतलब नक्सलिज्म की ओर जाते हैं ना, कि वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा केस, तो ऐसे जो
इन स्टेट एक्टर उनको बोलते हैं ना, इन स्टेट एक्टर है उनका रोल बढ़ता जा रहा है ना। तो ये भी है, तो ये जो मैं आपको बता रहा था ब्लैक कोट सिंड्रोम होता जा रहा है ना, मतलब लोग कोर्ट जाने से डरते हैं। वो कहावत भी सुनी होगी कि एक वाइट कोट से बचा है और एक ब्लैक कोट से बचा है। तो यही सिंड्रोम है ना, एक ही इसको वाइट वाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं, उसको ब्लैक कोट सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब इन दोनों के पास लोगों से जाने से, कोर्ट और डॉक्टर के पास जाने से लोग डरते हैं ना। तो अभी इसी के खिलाफ इसी के लिए ना गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इनिशिएटिव लिया है ना, जैसे नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म किया है ना, कि रिडक्शन ऑफ अरेज एंड डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर पोटेंशियल रिफॉर्म है ना, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और इसमें सब में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। ये भी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी है ना। तो कोर्ट हॉल बनाएंगे, जो मैं बोल रहा था कि शॉर्टेज है। रेसिडेंटल यूनिट्स बनाएंगे, मान लो कि कोई कोई है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में है ना, तो उसके लिए रेसिडेंटल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो करवाएंगे ना। फॉर जैसे है ना, लॉयर्स हॉल भी बनाएंगे, वॉशरूम होने चाहिए ना, डिजिटल फैसिलिटी इन कोर्ट होनी चाहिए। ऐसे ई कोर्ट करके एक मिशन है ना। तो इसमें क्या है कि सभी कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोर्ट करेंगे, ई फाइलिंग करेंगे ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, वर्चुअल कोर्ट बनाएंगे ना, और वर्चुअल जस्टिस क्लॉक करके है ना, ये सारी चीज़ें बनाएंगे ना। जस्ट SI ऐप फॉर द जुडिशरी है ना। तो इसमें से एक आध एग्जांपल याद कर लेना, जैसे कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोर्ट, ई फाइलिंग है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें क्या है, सिंपल सा है कि सब कोर्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, डिजिटलाइज कर देंगे, जिससे कि आप मतलब घर बैठ के भी अपनी मतलब देख सकते हो कि कहाँ पे केस पहुंचा ऐसा करके ना। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो कि मान लो कोई बाहर है तो वो उससे कॉन्फ्रेंस करके कर ले है ना। तो ये सिंपल है, मतलब डिजिटलाइजेशन करना है ना। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ कोड का क्या मतलब है, कि जैसे EDR मैंने बोला था, सब प्राइवेट EDR जो मैं बता रहा था ना, EDR, तो वैसा ही है ये कि EDR टाइप के और भी जो हम ऐसी और सारी चीज़ें लाते रहे ताकि ये फास्ट ट्रैक केस सॉल्व हो जाए ना। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब ये EDR का ये भी पार्ट है ना, ये भी EDR का पार्ट है और ये भी EDR का पार्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना। जो फास्ट ट्रैक के कोर्ट और किसके लिए आ सकते हैं, कि जो लॉन्ग पेंडेंसी केस है उनके लिए है ना, या स्पेशल कोर्ट, जैसे कि वो था क्रिमिनलाइजेशन को सॉल्व करने के लिए, वैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाए है ना, NIA कोर्ट हो जाए है ना। और पॉस्को के लिए ऐसे कुछ कुछ जो स्पेशल केसेस हैं, जैसे NIA हो गया ना, और पॉस्को हो गया, और हो गया जैसे वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा, मतलब क्राइम MPMLS के लिए स्पेशल कोर्ट हो गया ना। ऐसी प्रॉपर्टीज के लिए भी हो सकता है, ऐसे ऐसे इससे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उनके लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते हैं ना। और EDR तो है ना, EDR के मैंने बता रहा था ना, कि ये वो क्या होता है, सेटलिंग डिस्प्यूट आउटसाइड रेगुलर कोर्ट है ना, रिड्यूसिंग बर्डन थ्रू लोक अदालत, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारे पार्ट है ना, ये सारे किसके पार्ट है, EDR के पार्ट है। इनको डिटेल में समझेंगे फर्दर जब कभी आया न्यूज़ में। तो वे फॉर्मेट क्या हो सकता है, वे फॉर्मेट क्या हो सकता है, कि अपॉइंट कर दें एडहॉक जज को है ना। एडहॉक जैसे आपको पता है आर्टिकल 128 एक फॉर हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, और 224A फॉर हाई, सॉरी हाई कोर्ट है ना। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हम एडहॉक जज अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ना। एडहॉक जज कौन से होते हैं, रिटायर्ड जज एज अ हेड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना। मतलब क्या है कि मान लो जो रिटायर्ड जज हैं, तो उनको वो सारे क्राइटेरिया तो फुलफिल करते हैं ना, तो हम उनको क्या बोलते हैं, उनको वापस से अपॉइंटमेंट कर दें, अगर जैसे हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है किसी एक तरीके के ना, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम जज को अपॉइंटमेंट करते हैं, एड हॉक जज को, मतलब रिटायर्ड जज होते हैं उनको फिर से अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं ना। अभी क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सेटिंग टारगेट एंड टाइमलाइन है ना। मतलब कि हम टाइमलाइन फिक्स कर सकते हैं कुछ केसेस की, कि इतने में आपको ये ऐसे केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, और कि बाय एनुअल, मतलब कि बाय एनुअल कुछ लोग क्वार्टरली परफॉर्मेंस है ना रिव्यू कर सकते हैं इनका, कि जो केसेस हैं इनका बाय एनुअल या क्वार्टरली रिव्यू भी कर सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है केसेस सॉल्व है ना। और कि ये सेट कर देते कितने टारगेट दे देते, टारगेट तो नहीं बोल सकते, कि अगर टारगेट दे दिए तो वो वही होगा, फिर करप्शन चीज़ें बढ़ जाएंगी है ना, अकाउंटेबिलिटी भी कम होती जाएगी। पर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग एडजॉयमेंट है। अभी ये इसका डायरेक्ट लिंक है ना, कि हम टारगेट, मैं टारगेट नहीं बोलेंगे ना, टारगेट तो थोड़ा गलत शब्द हो जाता है। पर हम कंट्रोलिंग एडजॉयमेंट, मतलब हम कम से कम एडजॉयमेंट करेंगे, साथ में क्या करेंगे कि टाइमली केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि किसी कोई ऐसा स्मॉल केसेस है, मान लो जैसे कोई मान लो पेनल्टी से केसेस है, तो उसको 1 या 2 मीटिंग में खत्म करना है, कंट्रोल करना है। मतलब ये सेम, ये दोनों बात सेम है ना। अभी रिफॉर्म करेंगे लिटिगेशन प्रैक्टिस के ना, जो हमारे लॉयर्स हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कि वो जनरली वो क्या करते हैं, कि वो अभी क्या लॉयर्स को क्या होता है कि कोई अगर
क्राइम किसी ने किया है या नहीं भी किया है तो उसके खिलाफ अगर चार्जेस है ना, तो वो क्या करता है, लॉयर लेता है ना। लॉयर क्या है कि लॉयर सोचता है कि इसको बार बार एडजमेंट करवाएं दिलाएंगे तो उसके डेट पे डेट लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसको फीस मिलती रहेगी ना। तो ये भी थोड़ा सा इसको भी कम करने की जरूरत है ना। एक सेकंड, जस्ट अ वेट। तो हमें क्या है कि लिटिगेशन प्रैक्टिस में भी हमें ध्यान देना होगा ना। और एडीआर ने कुछ मैकेनिज्म बताया ना कि जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लिया है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट लिया बहुत सारी चीज़ों के लिए ना। और क्या बोलते हैं कि कुछ केसेस को प्री लिटिगेशन में सॉल्व कर दो ना, मीडिएशन एडीआर के पार्ट्स है ना। तो सबसे सबसे वो ये एडीआर का पार्ट है ना। तो इस टॉपिक में ना ये आपको सिर्फ सिर्फ मेंस के लिए है ना। तो जैसे एक था स्टाइल, एक बोला गया था ये सबसे अच्छा है ना, इस वजह सबसे मैं बाद में बता रहा हूँ आपको, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी ना। तो इसमें क्या हुआ कि नेशनल जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी का बात हुई है ना, कि एक इसकी अथॉरिटी ऐसे नेशनल जुडिशरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट करते हैं ना, प्रपोज किया गया था सीजीआई के द्वारा ना। तो 2021 में तो इसमें था कि नेशनल जुडिशरी नेशनल अपॉइंटमेंट सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है। तो इसमें क्या है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एक अलग से अथॉरिटी बना दिया जाए ना, जो जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी। ऐसे ही ठीक। तो इसका ये आप याद कर सकते हैं ना, ये रिकमेंडेशन है। तो ये काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन है। तो और कंक्लूजन में भी आप ये डाल सकते हैं ना। तो ये सारा मेंस से रिलेटेड टॉपिक, तो इसमें कुछ आपको प्री के लिए नहीं मिलेगा ना। प्री के लिए सिर्फ आपको ये है, ये प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल आपको ना। अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल है ना। तो ये न्यूज़ में क्या होती है ना। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसका इस्टेब्लिशमेंट के 5 साल कंप्लीट हो गया ना। ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। नेशनल मेडिकल कमीशन आर्टिकल एक्ट 2019 में बनी थी है ना। 2020 में फोर्स में मतलब बनी 2019 में थी। और ये फोर्स में कब आ गई, मतलब कंप्लीटली वर्किंग में कब आ गई, 2020 में ना। और इसने किसको रिप्लेस किया, जो ये नेशनल नेशनल मेडिकल काउंसिल है, इसने रिप्लेस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को है ना। मतलब ये थी, इसको रिप्लेस कर दिया इसने है ना। ठीक है। अभी इसमें ये मेंस के लिए भी काफ़ी बढ़िया, और प्री के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्री का फैक्ट है ना। तो इसमें इसका कमीशन कैसा है, मतलब इसमें कौन कौन है ना। तो सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है ना। तो इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और 20 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं ना। सॉरी 22 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं ना। तो प्री में आपको पूछ सकता है कि ये क्या बोलते हैं इसका, जैसे नेशनल मेडिकल काउंसिल को अपॉइंटमेंट कौन कराता है, तो ना आपको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर रखती है ना। इसमें मेंबर कितने होते हैं ना, जैसे 10 होते हैं ना, और इसके पार्ट टाइम मेंबर 22 होते हैं ना। तो ये आपको पता होना चाहिए ना। अभी इसके अंदर कौन कौन, ये मान लो एक बॉडी हो गई ना। ये जैसे ये बॉडी हो गई, इसके अंदर चार है, जो इसके अंदर चार चार और बॉडीज हो गए, मतलब इसके फंक्शनरीज चार हो गए ना, मतलब इसके 4 हैंड हो गए जो अलग अलग काम करते हैं ना। अंडर ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड एंड एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है ना। मतलब कोई भी हो, मान लो अगर कोई स्कूल है ना, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि कौन क्या मैनेज करेगा। तो ऐसे ये चार बॉडीज हैं जो अलग अलग चीज़ों को मैनेज करेंगे ना। तो अभी इशू क्या है इसके साथ है ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल के साथ इशू क्या है ना, गवर्नेंस गैप है ना, वीक अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू बॉडी डोमिनेटेड बाय डॉक्टर्स है। अभी मान लो कि अभी वो जैसे हमने जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में भी किया था, बात करी थी कि अगर क्रिमिनल ही लॉ बनाएंगे तो मतलब लॉ मेकर ही जो लॉ को तोड़ रहा है वही लॉ मेकर बन जाए, तो वो सेम बात हो गया ना। कि अगर मैं ही क्राइम कर रहा हूँ और मैं ही केस का जजमेंट दे रहा हूँ तो फिर वो गवर्नेंस गैप आ जाएगा, मतलब मैं अपने खिलाफ कैसे कोई दूंगा ना। तो ये सबसे बड़ी इसके साथ दिक्कत है ना। अभी फी रेगुलेशन क्या है, इसमें क्या दिक्कत है कि फी रेगुलेशन क्या होता है कि जैसे आपको मान लो एमबीबीएस करना है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जो 50% सीट होती है प्राइवेट कॉलेज की, उसको तो कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कि उसमें होता है कि आप कितना तक लगा सकते हो ना। लेकिन उसके बाद जो 50% सीट होती है उसमें थोड़ा कॉलेज कहाँ होता है कि वो कितना भी कर ले है ना। अभी एथिक्स ओवरसाइट होता है, मीन्स कंडक्ट केसेस हैंडल विदाउट जुडिशियल एक्सपर्टीज और टाइम बाय राइज कंसर्न ऑफ इम्पार्शियलिटी मांगा है ना। अभी क्या है कि अभी ये लोग डॉक्टर्स हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो कि मान लो कोई क्राइम, मतलब क्राइम इन द सेंस कि वो वाला कि मेडिकल में कुछ ऐसा हो गया ना।
तो उसको कौन साइड कर रहा है, वो साइड कर रहा है कौन, डॉक्टर्स की बॉडीज कर रही है ना, डॉक्टर लोग कर रहे हैं, तो उनको जुडिशरी का तो पता नहीं है ना, तो एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसकी वजह से एथिक्स का ओवरसाइड हो रहा है, मतलब ओवरलैप हो रही है चीजें ना। अभी नेशनल मेडिकल रजिस्टर है ना, द प्रोसेस फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग एंड क्रेडिटल ऑफ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन एनआरएम हैज बीन वेरी स्लो लीडिंग टू कंसर्न अबाउट अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल प्रैक्टिस मेडिसिन है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसको छोड़ देना, पढ़ना भी नहीं, फालतू बात करिए इसने जो भी करी, ठीक है। फंक्शन क्या है कि जो नेशनल मिशन, सॉरी, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, इसका फंक्शन क्या है ना, पॉलिसी स्टैंडर्ड बनाना, पॉलिसीज बनाना, स्टैंडर्ड बनाना, हेल्थ केयर की प्लानिंग करना है ना, मैप करना, मैप्स हेल्थ केयर नीड एंड रिसोर्सेस इफेक्टिवली है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन करना, इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग बोर्ड एंड काउंसिल है ना। ओवरसाइट करना, मॉनिटरिंग, कंप्लेंट्स हैंडलिंग अपील है ना, मतलब अगर कोई भी एक बॉडी होगी, मान लो कोई बॉडी आपने बनाई है ना, तो उसका आप क्या फंक्शन, मतलब कोई बॉडी है तो कोई सी आपने कुछ बनाया ना, मान लो आप बॉडी बना रहे हो, तो आप देखोगे कि पहले वो क्या बनाएगी, वो पॉलिसीज बनाएगी है ना, वो बॉडी है, तो वो क्या करेगी, हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो हेल्थ केयर की प्लानिंग भी करेगी, वो कोऑर्डिनेशन करेगी बिटवीन टू बॉडीज है ना, वो ओवरसाइड करेगी उसमें है ना, कि जिसके लिए आप बना रहे हो, जिसके लिए आप इस बॉडी बना रहे हो, तो वो ओवरसाइड भी तो करेगी उसको है ना। फिर एथिक्स से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करेगा है ना, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड स्टैटिक्स है ना, प्री रेगुलेशन करती है ना, और लाइसेंस ग्रांट करती है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर है ना। अभी कंक्लूजन क्या, while the NMC mark the step toward the modernization मेडिकल गवर्नेंस है ना, ये मेडिकल गवर्नेंस की और मॉडर्नाइजेशन तो कर रही है ना इन इंडिया में ना, एड्रेसिंग कंसर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी है ना, एड्रेस कर रही है इसको, कंसर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी, एथिक ओवरसाइट एंड इंक्लूसिविटी है ना। इंक्लूसिविटी का मतलब पता है ना, कि कोई भी पीछे ना छूट जाए, मतलब वो सबका साथ सबका विकास वाली बात होती है, और वो रिमेन वर्चुअल टू द बिल्ड ऑफ ट्रांसपेरेंटी है ना, ट्रांसपेरेंटी हो जाए, अकाउंटेबिलिटी हो जाए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर सिस्टम से के जैसे है ना, मतलब कि वर्चुअल टू बिल्ड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर सिस्टम है ना। तो सिंपल सा है कि हमने ये मॉडर्नाइजेशन की और गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया, इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, एथिक्स ओवरसाइट हो रहा है, इंक्लूसिविटी भी हो रही है ना, और ट्रांसपेरेंटी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर के जैसे हो रहा है, मतलब ग्लोबल में जैसे सिस्टम है। तो इसमें प्री के लिए बस इतना आप लोग याद कर लोगे तो ये प्री के लिए हो जाएगा, और मेंस के लिए आप सिंपल सा अगर वो पूछ लेंगे ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल और उसके प्रो एंड कॉन जो भी पूछ सकेंगे है ना, तो वो आपको इजीली बन जाएगा। मतलब सिंपल सा याद रखना कि एक बॉडी बनाई गई है जो मेडिकल से रिलेटेड है, अभी कोई बॉडी होगी तो उसके फंक्शन आपको इजीली पता है ना, तो इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कौन सा, बस स्पेसिफिक फंक्शन ये है जो ये फी को रेगुलेट करती है, जो 50% प्राइवेट सीट्स को है ना, और लाइसेंसिंग ग्रांट, बाकी तो ये सारी चीज़ कॉमन होती है किसी भी बॉडी के लिए ना। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्री के लिए, ठीक है। और मेंस के लिए भी वैसे इंपॉर्टेंट है ना, मेंस में जनरली पूछ लेता है ये कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो है ना। तो इंडियन और फ्रेंच पॉलिटिक्स सिस्टम में हमें सिमिलरिटीज और को पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज देख लेते हैं ना। तो दोनों ही रिपब्लिकन है ना, अपने जब हम पढ़ते हैं प्रेमल उसमें लिखा होता है रिपब्लिकन है ना। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों में ना, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है दोनों में ना, बाइकैमेरल लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा टाइप का ना। और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी सबको पता है कि डेमोक्रेसी है ना, और डेमोक्रेसी इंडिया में मतलब दोनों जगह डेमोक्रेसी में है ना, डेमोक्रेसी हो गया। और कुछ कम्युनिस्ट होते हैं, जैसे चाइना कम्युनिस्ट सरकार कम्युनिस्ट है ना, तो ऐसे ही है ना, तो डेमोक्रेसी है दोनों में ना। और इम्फोसाइज ऑन लिबर्टी, इक्विटी एंड फर्टिलिटी है ना, ये प्रेमल में आप सबने पढ़ा होगा ना। तो अभी ये क्या है कि डिफरेंसेस क्या है ना। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल समझ लेते हैं ना। तो इंडिया में कौन सा चलता है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन चलता है, आप सबको पता है ना, सिंगल एग्जीक्यूटिव लीड बाय पीएम साहब, मतलब प्राइम मिनिस्टर है ना। और प्रेसिडेंट क्या होते हैं, सिर्फ सेरेमोनियल हेड होते हैं ना, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर तो होती है, लेकिन वो कैसी होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोलता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनको बोलते हैं ना, तो वो वाली पावर होती है ना। और फ्रेंच में क्या है कि सेमी प्रेसिडेंटल है, विद डुअल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर ना। मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, कुछ प्राइम मिनिस्टर के पास, पर यहाँ पे रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, और जो सेरेमोनियल पावर या मतलब ऐसे कि बोलने वाली पावर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। बोलने वाली इन द सेंस कि ये सारे काम करते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में, तो इसलिए बोलने वाली पावर बोलता है ना। अभी क्या है कि प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का है ना।
तो आप सबको पता है हमारे यहाँ पे कैसे होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब का, कि लोकसभा, राज्यसभा और क्या बोलते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनसे इलेक्शन होता है ना। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है ना, और सीक्रेट बैलेट में ना। और इनका कैसा होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यूनिवर्सल एडल्ट वाला है, जैसे कि हमारा पीएम का होता है, पीएम का इलेक्शन एमएलए एमपी सॉरी एमपी वाला है ना, एमपी वाला इलेक्शन जो होता है, लोकसभा इलेक्शन जो होता है वैसा उनका होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए ना, सॉरी प्रेसिडेंट के लिए ना। चूजिंग रिमूवल प्राइम मिनिस्टर है ना, चूजिंग और रिमूवल प्राइम मिनिस्टर के क्या है कि एमपी सिलेक्टेड बाय द लोकसभा ना, मतलब कि एमपी बने, एमपी हैं, अब वो डिसाइड करेंगे कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी कि उनका पीएम कौन होगा नेक्स्ट, है ना। तो वो लोकसभा के कॉन्फिडेंस से बनता है ना, सिर्फ लोकसभा के जो एमपी होते हैं, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ लोकसभा के में ही जो एमपी सेलेक्ट होके आते हैं वो सेलेक्ट करेंगे कि इसको प्राइम मिनिस्टर को, है ना। और मतलब ये सबसे मेन क्या होता है कि हमारे लोकसभा है ना, लोकसभा में क्या है जो मेजोरिटी पार्टी है ना, मेजोरिटी पार्टी वो सिलेक्ट कर, मेजोरिटी पार्टीज के एमपी सेलेक्ट किसको करेंगे, पीएम को, है ना। तो ये इंडिया का प्रोसीजर हो गया। अभी वहाँ पे फ्रेंच में क्या है कि यहाँ पे क्या है प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर करेगा, प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट जिसको बोलेंगे वो अपॉइंटमेंट होगा ना, लेकिन उसको असेंबली को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अब फेडरल फेडरल डिजाइन कैसा है ना, फेडरल दो तरीके के होते हैं, एक यूनिटरी होता है, होता है एक होता है कौन सा, एक होता है फेडरल, है ना। तो हमारे यहाँ पे कौशी फेडरल है ना, कौशी फेडरल मतलब यूनिटरी वाले भी है, फेडरल स्ट्रक्चर है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला है ना, कि यहाँ पे यूनिटरी मतलब क्या हो गया कि टफ, जैसे कि कुछ चीज़ें हो गई टफ है काफ़ी ज़्यादा, है ना, जैसे कि टफ ऐसा कि जैसे आप मान लो कि जैसे बेसिक 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 स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो हम उसको चेंज नहीं करते ना, वो बहुत रिजिड है, चेंज करना है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ये रिजिड हो गया ना, फ्लेक्सिबल हो गया, जैसे हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से चेंज कर सकते हैं, सिंपल चीज़ है ना। और जो वहाँ पे है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। और मतलब एक दूसरे तरीके से भी ऐसा होता है कि मतलब पावर शेयरिंग का भी हो जाता है ना फेडरल। यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि पावर की शेयरिंग नहीं होती है ना, जैसे कि स्टेट और सेंटर के बीच, स्टेट और सेंटर के बीच में पावर की शेयरिंग नहीं होती ज़्यादा, है ना। लेकिन फेडरल में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के पास पावर शेयर होती है, और यूनिट कॉसी फेडरल में क्या होगा कि पावर शेयर होगी सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा होगी, स्टेट के पास कम होगी, वो कॉसी फेडरल हो गया है। सॉरी, मैंने जो वो यूनिटरी और पहला बताया यूनिटरी और फ्लेक्सिबल वाला, वो रिजिड और फ्लेक्सिबल का है, सॉरी, है ना। रिजिड मतलब क्या हो गया, रिजिड मतलब हो गया कि जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना, तो ये रिजिड हो गया। फ्लेक्सिबल मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिंपली चेंज कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी के साथ, है ना। और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी टाइप है ना, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं वो रिजिड पार्ट हो गया ना। तो मैंने गलत कॉन्सेप्ट बता दिया था उसके लिए, सॉरी, है ना। और दोनों ही अप्रोच टू सेक्युलरिज्म कैसा है ना, पॉजिटिव अप्रोच है, स्टेट मेंटेन न्यूट्रलिटी बट इनिशिएट और टू रिफॉर्म, है ना। जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए वो रिफॉर्म ला सकते हैं ना, पर वो स्टेट मेंटेन करती है, न्यूट्रलिटी, है ना। लेकिन फ्रेंच में क्या है स्ट्रिक्ट सेपरेशन रिलीजियस एंड स्टेट में, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको भी पता है कि गवर्नमेंट अगर कहीं पे जैसे मान लो कि ना, मतलब ये किसी भी ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, है ना, ये मेंटेन करेगी न्यूट्रलिटी, है ना। लेकिन ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है ना, कि स्ट्रिक्ट मतलब कि जैसे अगर कहीं पे कुछ होता है तो वहाँ पे जैसे मंदिर, जनरली जो बिग मंदिर होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, ऐसा कि है ना, क्या बोलते हैं पुलिस ऑफिसर्स का, तो वैसा ये थोड़ा सा कंट्रोल रखती है ना। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है ना। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है ना, ये परी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से ना। और ये आई थिंक बेसिक चीज़ है, ये वाली चीज़ आपको, ये वाली चीज़ तो ऑलमोस्ट आपको सबको पता होगी, इसके बारे में आपने पता अभी कर लिया है। और ये मेंस के लिए भी काफ़ी है ना, और ये काफ़ी सही है। अभी ये क्या है, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन हुआ है ना, तो ये 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस है ना, ई गवर्नेंस आप किसका पार्ट है, ई गवर्नेंस GS2 का पार्ट है ना, गवर्नेंस का है ना। और ई गवर्नेंस सिलेबस में भी मेंशन है ना उसी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, मतलब ये एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, बाकी इसके अंदर की बातें आपको इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अभी आपको पता है ई गवर्नेंस से बात हुई है तो किससे बात होगी, सारा डिजिटलाइजेशन से बात होगी ना। ई गवर्नेंस मतलब कि पेपरलेस हो जाए सारे डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो इंटर मिनिस्ट्री हो गया या इंटर डिपार्टमेंटल हो गया ना, तो उसमें क्या सारी चीज़ें पेपरलेस हो जाए, तो ये ई गवर्नेंस का पार्ट आप सबको पता ही है ना। तो अभी इसमें क्या, इसका विजन क्या होगा, इंक्लूसिव, सिटीजन सेंट्रिक एंड ट्रांसपेरेंटरी,
ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है ना। सिटीजन सेंटर क्या होता है, सिटीजन के लिए। इंक्लूसिव मतलब सबको मिला जुला के चलना है ना, मतलब कि जो पुअर है उसको भी और जो रिच है उसको भी है ना, मतलब कोई भी पीछे ना छूट जाए। ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस सबको पता है कि किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी काम अगर गवर्नेंस कर रही है तो उसमें ट्रांसपेरेंट होना है। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस है ना, मतलब कि प्रोविजन में टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोविजन है ना, मतलब अब बात हो रही है किसकी, ई गवर्नेंस की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की या डिजिटलाइजेशन की। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है ना, कि इसको इस यूज़ है ना, ब्लॉकचेन का यूज़ है ना, जीआईएस, आईओटा एंड डेटा एनालिटिक, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें का यूज़ करना है। तो इससे जाके एफिशिएंसी आ सके किस गवर्नेंस में, है ना। एफिशिएंसी आएगी गवर्नेंस में तो इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, है ना। फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी ना। टू डिलीवर मल्टीलैंग्वेज रियल टाइम सेक्टर स्पेसिफिक सिटीजन सर्विस, है ना। तो अभी जब क्या होगा कि ई गवर्नेंस में, तो सॉरी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंटी अकाउंटेबिलिटी है ना, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इसमें किसका फायदा होगा, जो आम लोग है ना, आम लोग हैं उनका, आम पीपल है, मतलब हम जैसे लोगों का सबका फायदा होगा। अभी एग्जाम्पल क्या है, डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल यात्रा यात्रा है ना। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल है कि आप लिख सकते हैं ना। ये रिप्लिकेशन है, सक्सेसफुल मॉडल है ना, जो सक्सेसफुल मॉडल किसका, फोकस ऑन नेशनल स्केलिंग मॉडल लाइक संपदा 2.2 एमपी, ई खेत बेंगलुरु, रोशनी ग्राम पंचायत सॉरी ना, महाराष्ट्र। तो इन सबको देख के ये ये वाली चीज़ें चल रही है ना, कि अब ये सारी चीज़ें इतना सक्सेसफुल हुई हैं तो हम और भी चीज़ें बनाएं जिसमें गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आ सके, गवर्नेंस की ओर हम आगे बढ़ सके ना। तो ये ड्रोन एनालिटिक मॉनिटरिंग सिस्टम, एनएचएआई है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये सारी चीज़ें है ना। इन सब देख के, इन सब की सक्सेस की वजह से ये वाले लीड लिए, मतलब वो पाथ लिया गया ना, ग्रास रूट एंड इंक्लूसिविटी डेवलपमेंट है ना। तो जोग्राफिकल आउटरीच हो है ना, टू द रीजन विद कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी लाइक नॉर्थ ईस्ट लद्दाख अंडर द, है ना, इस फ्रेमवर्क के अंदर है ना, वो यही है, ये वाले फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं ना। डिक्लेरेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस है ना, तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। बस शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत जाती है मेंस में ना, क्योंकि ये छोटे छोटे बड़े भूल जाते हो अपना। तो अभी क्या है कि अभी क्या होगा कि अभी अभी मान लो कि कोई चीज़ अगर डिजिटली कनेक्ट नहीं है ना, तो ऐसे जो ऐसे वाले रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, इसमें जैसे मान लो लद्दाख जो है ना, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। तो ई गवर्नेंस ही इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। नेशनल वाइड एक्सपेंशन ऑफ सक्सेसफुल पंचायत डिजिटल मॉडल, लॉन्चिंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टारगेटिंग वुमेन यूथ एक्सेट्रा ना, इन सबको टारगेट किया जाता है ई गवर्नेंस है ना। साइबर सिक्योरिटी रिलायंस है ना, फोकस ऑन जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, post quantum security and AI enabling monitoring in the priority sector like transport, defense and citizen service प्लेटफॉर्म है। तो साइबर सिक्योरिटी रेजिलेंस भी बनाना है, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके लोगों का ई गवर्नेंस में, कि फेक फेक चीज़ें नहीं हो रही है ना। तो हमें साइबर सिक्योरिटी रिलायंस भी बनाना है। एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी है ना, नेशनल एग्री स्टैक फॉर बेटर एक्सेस टू क्रेडिट एडवाइजरी एंड मार्केट है ना। अभी क्या है, नेशनल एग्री स्टेक है ना, तो इसमें क्या है कि हमें क्रेडिट कार्ड की, मतलब क्रेडिट कार्ड इन कि किसी को लोन लेना तो उसके लिए एक्सेस है ना, और एडवाइजरी भी और मार्केट भी, इसमें से कुछ मिल रहा है एक साथ है ना। अदर अदर में क्या होगा है ना, कोलेब्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट इंडस्ट्री फॉर स्केलेबल डिजिटल सॉल्यूशन है ना। तो अभी ये अदर इनिशिएटिव है, कोलेब्रेशन किया गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के साथ, जाके इन सब चीज़ों को बड़े लेवल में कर जा सके, मतलब किया जा सकते हैं ना। तो ये आपका क्या हो सकता है, ये बे फॉरवर्ड भी हो सकता है कि ये बे फॉरवर्ड है ना, कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, कोलेब्रेशन करना है इंडस्ट्री के साथ है ना, और एनजीओ के साथ ऐसा है कि जाके एनजीओ के साथ इन द सेंस कि इसको इसके स्केलेबिलिटी या अवेयरनेस के लिए ना, वर्ल्ड का, मतलब ये आपको के लिए फैक्ट हो गया ना, कि वर्ल्ड में सबसे, मान लो कहीं पे आ गया कि कहाँ पे सबसे एआई मिनिस्टर, मान लो उसने बोल दिया कि इंडिया में एआई मिनिस्टर हुआ है ना, मतलब बनाया गया है ना, तो नहीं, तो अल्बेनिया है ना। तो प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, तो स्पेलिंग आपको दिख रही है अल्बेनिया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एआई मिनिस्टर को बनाया गया ना। अभी इमिग्रेशन एंड फॉरेन एग्जाम्पशन ऑर्डर 2025 है ना, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक नोटिस जारी किया, इमिग्रेशन फॉरेन एग्जाम्पशन 2025 अंडर द इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2000 है ना। इमिग्रेशन मतलब इमिग्रेंट, इमिग्रेशन का मतलब क्या है, इमिग्रेंट आपने नाम सुना होगा ना, इमिग्रेंट जो होते हैं मतलब जो इंडिया की ओर आते हैं ना, तो उसके लिए ये
ये वैसे जनरली है ना मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसकी ये नॉर्मल नोटिफिकेशन है ना। तो इसमें क्या एग्जाम्शन क्या है, एग्जाम्शन किसके किसके लिए, पासपोर्ट वीजा फॉर इंडियन आर्म फोर्स के लिए है ना, इंडिया नेपाली भूटानी सिटीजन है ना, नेपाली नहीं नेपाल सिटीजन फॉर स्पेसिफिक बॉर्डर है ना, मतलब स्पेसिफाई स्पेसिफाई किए गए कि कौन से बॉर्डर के लोग आ सकते हैं ना, और तिब्बतन के लिए भी है ना। और ये वाला काफ़ी न्यूज़ में था ना, ये अभी का नहीं काफ़ी पुराना न्यूज़ में था। तो इसमें था हिंदू सिख बुद्धिस्टम जैन पारसी एंड क्रिश्चियन है ना, फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान हु एंटर्ड दिसंबर 2031 2024 है ना, सॉरी 2024 दिसंबर के पहले आ गए थे ना, इन वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ है ना। तो उनको भी इसमें हो जाएगा, इन्वॉल्व कर लिया जाएगा ना। रजिस्टर्ड श्रीलंका तमिल नेशंस है ना, उन नेशनल्स है ना, जो नेशनलिटी वहाँ की है जो तमिल वाले हैं ना, जो 2015 के पहले आ गए हैं ना। वीजा एग्जामिशन आल्सो अप्लाई टू द फॉरेन होल्डर डिप्लोमेट है ना, डिप्लोमेट्स जो हैं ऑफिशियल पासपोर्ट के साथ होंगे, उनको भी ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिल जाएगा ना, मतलब इमिग्रेशन सर्टिफिकेट का ना। थोस एलिजिबल फॉर वीजा ऑन अराइवल में है ना, उनको भी मिल सकता है ना। सर्टेन फॉरेन मिलिट्री पर्सन जो कि हैं उनके लिए है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं ना। तो आई थिंक ये खत्म हो गया ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, या तो हम इकोनॉमी भी शुरू कर सकते हैं ना। आई यार आपको पता है ये मेंस के लिए ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें दी होती कि हमारे किसके साथ कितना ट्रेड है ये सारी, और ये सारी चीज़ें प्री में नहीं आना ना कि ट्रेड क्या पूछ रहा है कि ट्रेड कितना हुआ। जनरली हमारा होता है कि एक्सरसाइज कितनी हुई, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज या आर्मी एक्सरसाइज है ना। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट होती है, लोकेशन कौन सी थी मैप में ना, कि कौन सी मैप में लोकेशन है। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है ऊपर ही के लिए। तो वो हम ऐसा करेंगे कि पूरा ऐसा है कि 3-4 महीने के एक साथ आई है, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसका अलग, और जो प्री के लिए हो उसका अलग, क्योंकि इसमें ना चीज़ें रिपीट होती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हमारा ट्रेड कितना है उनके साथ, या हिस्टोरिकल रिलेशन, ये सारी चीज़ें कॉमन पॉइंट होने चाहिए सब में, कॉमन पॉइंट इन द सेंस ये सारे टॉपिक सेम होने चाहिए। तो उसका हम बाद में करेंगे, तो इसके बाद हम इकोनॉमी करेंगे ना। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं ना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना प्री के लिए है ना। और इसमें इसमें आप एज अ सिर्फ एग्जाम्पल इसको याद कर सकते हैं। और ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस आपका GS2 का पार्ट है, तो उसमें आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये जो विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन हुआ वो उसका है ना। और ये सारे बेसिक पॉइंट हैं, तो इसमें कुछ है नहीं है। और ये प्री और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्री के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा GS2 पॉलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आता है कि कभी कभी पूछ लेता है सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन है ना। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो था मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल, इसके लिए ये प्री का इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए तो ये डेटा आपको हो ही जाएगा ना, ये वाला डेटा आपके लिए मेंस के लिए हो जाएगा। और ये इशूज आपको पता है, इशू सब में सेम होते हैं ना, कि कोई अगर कोई बॉडी है तो उसमें इशू सेम होते हैं कि गवर्नेंस का गैप है ना, मतलब कि अभी इसमें और भी चीज़ की जरूरत है ना, तो गवर्नेंस गैप सब में अलग अलग तरीके का हो जाता है। तो अभी इसमें जो ये फ्लोज थे ना, कि ये फीस रेगुलेशन सिर्फ इतने में करता है ना, तो ये चीज़ें आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा हाँ, मतलब 2 बार रीड करोगे तो हो जाएगा, 2 बार नहीं, अगर लेक्चर के साथ देख रहे हो तो एक बार में काफ़ी है ना। और ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है ना। और ऐसे ही ये वाला भी काफ़ी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप 2x में इस वीडियो को देख सकते हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।